Hello everyone. In today's class we are going to talk about methods of ethics. एथिक्स क्या है, एथिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एथिक्स का डेफिनेशन क्या है, एथिक्स का स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। और इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली एथिक्स के मेथड्स की बात करेंगे कि मेथड ऑफ एथिक्स क्या क्या है, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो एथिक्स में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेथड्स का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेथड्स। मेथड मतलब होता है कोई तरीका, प्रोसेस। तो कौन सा तरीका है, कौन सी रीति है, कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एथिक्स है उसमें हम लोग कोई एथिकल नॉर्म स्टैब्लिश करते हैं। एज वी ऑल नो दैट एथिक्स इज़ ऑल अबाउट दोज प्रिंसिपल्स, दोज थियरीज विच आर about the human actions, human behaviors, human character, etc. तो बेसिकली ह्यूमन एक्शंस को कैसे जज करते हैं, उन पे कैसे हम मॉरल जजमेंट पास करते हैं, उनको कैसे हम राइट एंड रॉन्ग कहते हैं, गुड एंड बैड कहते हैं, इन सब कैटेगराइजेशन के लिए वी नीड सर्टेन मॉरल प्रिंसिपल्स, सर्टेन मॉरल थियरीज और मॉरल नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, जो भी आप कह सकते हैं। तो वो कैसे पाए जाते हैं, इस्टेब्लिश कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई कहता है कि ये अच्छा है या ये सही है, दिस इज़ राइट, देन यू आस्क कि हु डिसाइड्स एंड हाउ वी डिसाइड कि दिस इज़ राइट और दिस इज़ गुड। सो उसी की ये चर्चा है, उसी के बारे में ये पता करना है कि हाउ डू वी डिसाइड द मॉरल नॉर्म्स और द मॉरल प्रिंसिपल्स। और उसी के लिए मेथड्स की ज़रूरत होती है, उस पद्धति का पता लगाना, उस रीति या तरीके का पता लगाना जिसके थ्रू हम लोग एथिकल स्टैंडर्ड्स और मॉरल स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करते हैं, उनको स्थापित करते हैं। तो जब हम मेथड्स ऑफ एथिक्स की बात करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मानव आदर्श की जो खोज होती है या ह्यूमन आइडियल्स की जो खोज होती है, उनमें कौन कौन से प्रोसेसेस, कौन कौन से मेथड्स का यूज़ किया जाता है। सिंस एथिक्स का जो पर्पस है, जो गोल है, वो यही है कि ह्यूमन बींग्स का जो आइडियल है उसको स्थापित किया जाए कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द गोल और आइडियल ऑफ ह्यूमन लाइफ, यही पता करना है। और इसके लिए जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, वो कैसे होने चाहिए, दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। नाउ व्हेन वी वांट टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी कैन गो थ्रू द टू मेथड्स। दो तरीके से हम लोग इस बात का पता लगा सकते हैं कि मानव का जीवन कैसा होना चाहिए, उसके लिए कौन से स्टैंडर्ड हम अपनाएंगे या कौन से स्टैंडर्ड्स को कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। सो बेसिकली देयर आर टू मेथड्स, वन इज़ अनसाइकोलॉजिकल एंड वन इज़ साइकोलॉजिकल। अब अगर हम लोग एग्जामिन करें कि इन रियलिटी ह्यूमन बींग्स की क्या डिज़ायर्स होती हैं और ये डिसाइड करें कि ह्यूमन बींग्स के जो एक्शंस हैं, उनका जो बिहेवियर है, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसका डेस्टिनेशन, गोल क्या होना चाहिए या एम ऑफ लाइफ क्या होनी चाहिए। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है, और इसे हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल प्रोसेस। यानी कि हम सबसे पहले देखते हैं कि मनुष्य क्या सोचता है। इफ दिस इज अ ह्यूमन बीइंग and we are going to analyze the very desires of these people, all the human beings, सारे human beings के क्या वास्तविक desire हैं, in reality what they want, what they desire, what they do, इन सारी चीज़ों को देखें और उसके बाद ये डिसाइड करें कि what they ought to do, what should be the aim of their life, उनका goal of life क्या होना चाहिए, उनको कैसे एक्ट करना चाहिए। तो जो होता है या जैसा मनुष्य है, जैसा उसका जीवन है यानी इसके आधार पे हम क्या निकालते हैं, ऑट, कि उसको ऐसा वैसा होना चाहिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस। दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। द सेम प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्टिव प्रोसेस एज वेल। व्हाई दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव प्रोसेस? बिकॉज सबसे पहले आप इसमें वन बाय वन, है ना, डिफरेंट ह्यूमन बींग्स, सारे ह्यूमन बींग्स को एनालाइज कर रहे हो और उसके बाद एक कंक्लूजन निकाल रहे हो कि ह्यूमन बींग्स को ऐसे होना चाहिए।
तो ये इंडक्टिव है, क्योंकि सब पर वो लागू नहीं होगा। तो अगर ये सारे आधार वाक्य की तरह जुड़ते चले जाएं, है ना, प्रीमिसेस की तरह, और उससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं ह्यूमन बींग्स के आचरण के बारे में, उनके जीवन के लक्ष्य के बारे में, तो वो हो सकता है प्रॉबेबली टू बी ट्रू, प्रॉबेबली टू बी फॉल्स। डिपेंड करता है कि कितने ह्यूमन बींग्स के ऊपर वो एनालाइज किया गया है, पाया गया है। तो इसलिए अगर लॉजिकल सेंस में इसको देखा जाए तो साइकोलॉजिकल मेथड इज इंडक्टिव इन इट्स नेचर। अब दूसरी जो पद्धति है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे मेथड को अनसाइकोलॉजिकल मेथड। एंड व्हाट डज इट मीन बाय अनसाइकोलॉजिकल मेथड? क्योंकि इसमें हम ह्यूमन बींग्स की साइकी को पहले एनालाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दुनिया कैसी है, ये संसार कैसा है, व्हाट इज़ दिस वर्ल्ड ऑल अबाउट, ये वर्ल्ड कैसा है, उसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो इस एंटायर यूनिवर्स का या इस वर्ल्ड का नेचर पहले हम एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से हम कोई एक आधार वाक्य बनाते हैं, या इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। कोई फर्स्ट प्रिंसिपल बनाते हैं जो कि प्रिंसिपल हमारे इस वर्ल्ड व्यू पर डिपेंड करता है कि हम कैसे देखते हैं दुनिया को, और उसके आधार पे हम ये डिसाइड करें कि ह्यूमन बींग्स का आचरण कैसा होना चाहिए। और इसीलिए इसको हम लोग अनसाइकोलॉजिकल मेथड कहते हैं। दिस अनसाइकोलॉजिकल मेथड इज डिडक्टिव इन इट्स नेचर। व्हाई इट इज डिडक्टिव? बिकॉज जो भी आधार वाक्य हम बनाते हैं, जो फर्स्ट प्रिंसिपल बनाते हैं, उससे कॉन्क्लूडिंगली हम एक कंक्लूजन निकालते हैं और ये दावा करते हैं कि ये कंक्लूजन उसी आधार वाक्य से आया है। तो अगर हमारा आधार वाक्य सत्य है तो कंक्लूजन भी सत्य होगा। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि जो साइकोलॉजिकल मेथड है उसमें हम रियलिटी से आइडियल की तरफ जाते हैं। इन साइकोलॉजिकल मेथड रियलिटी क्या है उससे हम लोग आइडियल क्या होना चाहिए उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन जो अनसाइकोलॉजिकल मेथड है उसमें हम लोग आइडियल डिसाइड करते हैं कि ये हमारा आइडियल होना चाहिए और उसके आधार पर ही हम रियलिटी को डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है लोगों को, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग है नहीं, क्योंकि आपको बस ये समझना है कि एथिक्स के मेथड में क्या हम पहले कोई फर्स्ट प्रिंसिपल बना लेते हैं कि ऐसा ही है दुनिया, ऐसी होनी चाहिए, इसके हिसाब से हम ह्यूमन बींग्स के आदर्श निर्धारित करते हैं, या हम पहले जाके सारी ह्यूमन बींग से पूछते हैं कि देखिए भाई आपका आदर्श क्या है, उनका आदर्श क्या है। हर एक व्यक्ति का आदर्श जानने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि अल्टीमेटली इन जनरल ह्यूमन बींग्स के आदर्श क्या होने चाहिए। तो ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल और अनसाइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल मेथड जो होता है वो इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग साइकोलॉजी में देखते हैं कि जो मनुष्य है उसकी जो रियल मेंटल एक्शंस हैं उनको कैसे एनालाइज करें, और एनालाइज करने के बाद जो उनके नियम होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, उनको स्टडी किया जाता है। उसी तरीके से इस मेथड में यानी कि साइकोलॉजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, मनुष्य के आचरण का जो आइडियल है, जो एम है, उसको कैसे निर्धारित करते हैं, उसके वास्तविक या रियल बिहेवियर की एग्जामिनेशन करने के बाद। तो मनुष्य वास्तव में किस लक्ष्य की पूर्ति करना चाहता है, किसके लिए क्या कर्म करता है, वो अल्टीमेटली चाहता क्या है, उसकी हम लोग परीक्षा करते हैं और उसके बाद ही बताते हैं कि उसका आदर्श क्या होना चाहिए, उसका गोल क्या होना चाहिए। और इस मेथड के द्वारा हम जो बिहेवियर है उसके एनालिसिस के आधार पर ही आइडियल्स निर्धारित करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या करें, इसको एनालिटिक भी कहते हैं, एनालिटिक मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एनालिसिस हो रही है ह्यूमन बींग्स के साइकी की। और इंडक्टिव क्यों कहा गया, इस पर हमने जस्ट अभी बात की। ऑल्सो इसे एम्पेरिकल मेथड कहते हैं, बिकॉज इसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है रियल वर्ल्ड में। हम लोग क्या कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग इंडक्शन में परीक्षण करते हैं ना, परीक्षण करने के बाद बहुत सारे आधार वाक्य जुटाते हैं, प्रेमिसेस जुटाते हैं और उसके आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं। वैसे ही इसमें भी परीक्षण होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, और इसीलिए हम लोग इसको इंडक्टिव या एम्पेरिकल मेथड कहते हैं। तो ये जो मेथड है इसके आधार पर भी इसी तरीके से हम लोग जो नीति संबंधी नियम हैं वो बनाते हैं। अब बेसिकली जो हिडोनिस्ट थे, उन हिडोनिस्ट ने इस मेथड का पालन किया था। उन्होंने भी परीक्षा की सबसे पहले। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो एथिकल हिडोनिज्म होता है वो
साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म पर बेस्ड होता है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने माना भी। बेंथम मिल वगैरह उसमें से थे। और उसके पहले भी अगर बात की जाए तो बहुत सारे ग्रीक फिलोसोफर, एरिस्टिपस, एपिक्यूरियस, उन लोगों ने भी इसकी बात की थी। आगे के लेक्चर्स में हम लोग जब हिडोनिज्म की चर्चा करेंगे तब इस पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हमको ये देखना है कि जो हिडोनिस्ट थे उन्होंने भी पहले ऑब्जर्वेशन किया था और परीक्षा करके ही ये पाया था कि ह्यूमन बींग्स का जो प्राइमरी एम है या गोल ऑफ लाइफ है वो है हैप्पीनेस या सुख की प्राप्ति करना। तो कोई भी काम करता है ह्यूमन बींग्स तो यही सोच के करता है, सारे ह्यूमंस यही सोच के करते हैं कि उसको सुख मिले, ऐसा इन लोगों ने बताया, हिडोनिस्ट ने। और इसीलिए सुख को ही उन्होंने जीवन का आदर्श बना दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो हैप्पीनेस चाहता है, इसलिए हैप्पीनेस शुड बी द गोल ऑफ लाइफ। ठीक है, इसलिए हैप्पीनेस को गोल ऑफ लाइफ होना चाहिए। और यही जो नीति नियम है वो साइकोलॉजिकल मेथड में हिडोनिस्ट ने बताया। अब यदि किसी आचरण से मनुष्य को, अब मान लीजिए कि सुख मिलता है, तो वो धार्मिक कहलाएगा, वो नैतिक कहलाएगा। और यदि उससे दुख होता है तो फिर वो अधार्मिक है, अनैतिक है। इसी तरीके से जो इंट्यूशनिस्ट थे, इंट्यूशनिस्ट ने क्या किया? इंट्यूशनिस्ट ने भी इंट्यूशन को नैतिक और अनैतिक जो कर्म है या नीति का निर्णायक बताने की चेष्टा की। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य है उसमें एक इंट्यूशन है, उसमें एक रीज़न है, विवेक बुद्धि है। और वो जो इंट्यूशन होता है वो रीज़न का ही एक पार्ट है या रीज़न ही है, बट विजडम वाला रीज़न, जहाँ पर कि तत्काल इमीडिएटली यू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो ऐसा जो विजडम है हमारे अंदर, जो इंट्यूशन है, जो इंस्टेंटली हमें बता देता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसको भी वो साइकोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू ही प्राप्त करते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे लोगों से बात करके और बहुत सारे मनुष्यों को एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके ये जाना कि समटाइम्स दे नीड नॉट टू हैव द वेरी इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज एथिकल स्टैंडर्ड्स और मॉरल प्रिंसिपल्स, दे जस्ट नो इट, they know it in their heart that what is right thing to do and what is wrong thing to not do at all. So इस तरीके से इंट्यूशनिस्ट ने बात की। अब कांट को अगर देखा जाए तो कांट को क्या यहाँ पे हम रख सकते हैं साइकोलॉजिकल या अनसाइकोलॉजिकल में? क्योंकि कांट ने भी एक तरीके से साइकोलॉजिकल जो एनालिसिस था उसको करके पाया कि जो रीज़न होता है ह्यूमन बींग्स में, वो रीज़न जो है उसके कर्मों का, नैतिक मूल्यों का परिचायक है कि कोई कर्म नैतिक है या अनैतिक है, उसका क्या मूल्य है क्या नहीं। तो कोई कर्म जो है उसे हम नैतिक कहें अनैतिक कहें, ये कौन बताता है? ये रीज़न बताती है। तो कांट का जो मत होगा, आगे चल के हम लोग कांट पर बात भी करेंगे, उसको हम लोग रिगरिज्म कहते हैं। बट ये यहाँ पर कितना सेट हो रहा है? चूँकि रीज़न हमारे साइकी का पार्ट है और ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, इसलिए लोग इसको यहाँ पर प्लेस कर भी सकते हैं और करते भी हैं। बट हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे सिज्विक और मार्टिन्यू ने डिफरेंटली इन चीज़ों को डिस्कस किया है। बट एक फिलोसोफर हुए हैं जिनका नाम था बटलर। तो बटलर ने क्या कहा कि जो ह्यूमन नेचर होता है उसी को हम लोग मोरालिटी का बेस मानते हैं, यानी ह्यूमन नेचर इज़ द फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी, ये बटलर का कहना था। इसका मतलब ये हुआ इन सेंस वी कैन से दैट हिडोनिज्म, इंट्यूशनिज्म और इनफैक्ट कांट का रिगरिज्म, ये सब कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल मेथड का पालन करते हैं। नाउ कम बैक टू द अनसाइकोलॉजिकल मेथड। अनसाइकोलॉजिकल मेथड को थोड़ा सा डिटेल में अगर देखें तो कह सकते हैं कि ये जो मेथड है इसमें हम लोग संसार के विषय में किसी पर्टिकुलर जो वर्ल्ड व्यू है उसी के आधार पे ह्यूमन बींग्स के आइडियल्स को डिसाइड करते हैं, निश्चित करते हैं। मान ली कि हमारा जो विश्वास है वो ये है कि ह्यूमन बींग्स जो होता है वो इम्परफेक्ट होता है और ईश्वर जो है वो पूर्ण होता है। ठीक है, तो हमारा बिलीफ सिस्टम आ गया कि ह्यूमन बींग्स आर इम्परफेक्ट एंड गॉड इज परफेक्ट। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इससे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि ह्यूमन बींग्स का जो एम है वो परफेक्शन है। ठीक है, ह्यूमन बींग का एम ही है कि उसे पूर्ण होना है, परफेक्ट होना है, लाइक गॉड। तो उसको
गॉड हेड बनना है। इसी तरीके से अगर किसी का मेटाफिजिकल जो आइडियोलॉजी है उससे जब हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं और उसमें हम मानव के जो आचरण है, मानव का जो बिहेवियर है, उसके लिए कोई आदर्श स्थापित करते हैं, तो उसको हम लोग अनसाइकोलॉजिकल मेथड कहते हैं। दैट इज द वेरी कैरेक्टर फीचर ऑफ द अनसाइकोलॉजिकल मेथड। अब इसे हम लोग डिडक्टिव मेथड कहते थे। जैसा कि हमने देखा कि जो डिडक्टिव मेथड होता है उसमें भी हम किसी आधार को मान करके उसी से निष्कर्ष निकालते हैं, और ये जो मेथड होता है उसमें अनुभव के आधार पर आदर्श का ज्ञान नहीं होता है, बल्कि बुद्धि यानी रीजन के आधार पर ही हम क्या करते हैं, इस कोई निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसीलिए इसको ट्रांसेंडेंटल मेथड बोला गया। ट्रांसेंडेंटल बोला गया क्योंकि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, एम्पिरिकल वर्ल्ड के जो एक्सपीरियंस है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर हमारा मेटाफिजिकल ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन क्या है, वर्ल्ड व्यू क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके आधार पर कि हम कोई ह्यूमन बींग्स के आदर्श निर्धारित कर देते हैं। और इसीलिए इसको हम लोग टेलियोलॉजिकल भी बोलते हैं। वाई दिस मेथड इज कॉल्ड टेलियोलॉजिकल? बिकॉज मनुष्य का अल्टीमेट गोल क्या है, प्रयोजन क्या है, टेलॉज क्या है, वो इसी विचार पर जो है मानव का आदर्श निर्भर करता है। इसी तरीके से ये जो मेथड है उसको प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे कह सकते हैं कि लोगों ने अपनाया है। बहुत सारे प्राचीन जो एंशियंट फिलोसोफर्स थे उन लोगों ने भी माना है। स्पेशली हम लोग बात करें तो जो स्पिनोज़ा की फ़िलॉसफी अगर आप देखेंगे या आप लाइबनिज़ को देखेंगे, तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं टेलियोलॉजिकल इन नेचर थे, और इन लोगों की जो एथिकल सोच थी, थिंकिंग थी, वो अनसाइकोलॉजिकल मेथड पर डिपेंड करती थी, जो उनके रैशनलिज्म पे बेस्ड हुआ करती थी। तो उन्होंने क्या किया, संसार की जो वास्तविकता है, द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, उस पर पहले विचार किया कि आखिर ये वर्ल्ड इन रियलिटी है क्या, यानी ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन उनका क्या था, मेटाफिजिकल पोजीशन उनका क्या था, और उसके आधार पर वो क्या कर रहे हैं, एक एथिकल पोजीशन या एथिकल स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहे हैं। नॉट ओनली द एथिकल स्टैंडर्ड, रादर द गोल ऑफ, आइडियल ऑफ ह्यूमन बींग्स एक्शंस और लाइफ, वो डिसाइड कर रहे हैं। अब ये जो अनसाइकोलॉजिकल मेथड है इसको दो तरीके से देखा जाता है, एक तो नेचुरलिस्टिक और दूसरा मेटाफिजिकल। नेचुरलिस्टिक क्या होता है कि नेचुरलिस्टिक मेथड हम उसको कह रहे हैं कि संसार को हम जो नेचुरल पावर्स हैं उसका सामंजस्य विचारते हैं, यानी कि ये वर्ल्ड क्या है, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनका हार्मनी है। द वर्ल्ड इज द हार्मनी ऑफ द नेचुरल पावर्स। ये नेचुरल थिंकिंग है, नेचुरलिस्टिक मेथड है। अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जो संसार है उसको ईश्वर की सृष्टि, या जो जैसे इंडियन फिलोसफी में कहते हैं ब्रह्म का माया, ऐसा कुछ नहीं है ना। द वर्ल्ड इज नॉट द क्रिएशन ऑफ गॉड और द माया ऑफ द ब्रह्मन, रादर क्या है, ये वर्ल्ड जो है वो जड़ पदार्थों के संयोग से बना है, यानी मटीरियल वर्ल्ड है ये। इस तरीके का बात जो है वो आपको देखने को नेचुरलिस्टिक मेथड में मिलेगा कि ये नेचर जो है वो जड़ पदार्थों से मिलके बना हुआ है। और इस विचार से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो डेथ है या मृत्यु है उसके बाद मनुष्य का क्या होगा, क्योंकि इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए जो ऐसे फिलोसोफर्स थे जो सुख को ही मनुष्य का आदर्श बताते थे, क्योंकि मरने के बाद क्या होगा ये तो सर्टेन होता नहीं है, तो उनके अनुसार जो मनुष्य है उसका शरीर जड़ होने के कारण खत्म हो जाता है, विनष्ट हो जाता है, और आत्मा भी इनके अनुसार, नेचुरलिस्टिक मेथड के अनुसार क्या है, जड़ का ही रूप है। इसलिए मनुष्य का अब लक्ष्य क्या होना चाहिए, इफ एवरीथिंग इज जड़, एवरीथिंग इज मैटर एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पेरिश्ड ना, एवरीथिंग इज गोइंग टू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इटर्नली, सो व्हाट शुड बी द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो अल्टीमेटली गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ हो जाएगा सुख और आनंद की प्राप्ति, बिकॉज यू लिव ओनली वंस। सो या इसको हम लोग कहते हैं यू ओनली लिव वंस, योलो। सो दिस योलो कॉन्सेप्ट इज लिटरली फेमस नाउअडेज, यू नो दैट। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द नेचुरलिस्टिक मेथड। अब स्टीफन एक फिलोसोफर हुए हैं, आप जानते होंगे, विकासवादी फिलोसोफर थे, हिस्टोरिकल मेथड उन्होंने बनाया था। और स्पेंसर ने बायोलॉजिकल मेथड दिया था। तो स्पेंसर और स्टीफन, इन दोनों लोगों ने जो थियरीज दी हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल मेथड ऑफ स्टीफन हो या बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्पेंसर हो,
ये सारे जो मेथड्स हैं वो नेचुरलिस्टिक मेथड्स के ही पार्ट हैं। तो स्पेंसर ने क्या किया, उन्होंने बोला कि एथिक्स का विकास जो है या जो मोरालिटी का इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है, असभ्य जातियों और जो पशु हैं उनकी क्रियाओं से हुआ है। तो हम लोग लाइक वी आर कॉन्स्टेंटली इन दी इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो पहले हम बारबेरियन थे और जो असभ्य जातियां थी मनुष्य की वो आपस में वेरी प्री हिस्टोरिक जो स्पीसीज ऑफ ह्यूमन बींग्स थे वो, और जो पशु थे, जानवर थे, वो आपस में लड़ते कटते थे, कॉन्फ्लिक्ट होता था, उनके बीच में जो म्यूचुअल एक्शंस होते थे उससे हम लोग इवॉल्व हुए, एथिकली इवॉल्व हुए। तो पशुओं की जो क्रियाएं हैं वो कैसी होती हैं, दे वॉन्ट टू बी हैप्पी, दे वॉन्ट टू बी प्लेजरेबल एंड दे वॉन्ट टू अवॉइड पेन। तो पशु जैसे करता है वैसे उन्होंने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति जो है वो जीवों के हित में होती है ना। तो नेचुरली इट इज़ इन द फेवर ऑफ द बींग्स कि वो अवॉइड करें, पेन को अवॉइड करें और प्लेजर की तरफ जाएं। तो ये जो नैतिकता है, जो मोरालिटी है, वो सोशल इवोल्यूशन का ही एक कॉन्सिक्वेंस है। इसलिए जो एथिक्स है उसका लक्ष्य है कि कैसे हमारे जो एथिकल थॉट्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं और वो कैसे इवॉल्व होते हैं उनका स्टडी किया जाए। इस तरीके की बातें जो नेचुरलिस्टिक मेथड्स के लोग हैं वो करते हैं, और दैट इज़ वाई एथिक्स इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोशियोलॉजी। ऐसा कहने वाले थे स्टीफन कि एथिक्स सोशियोलॉजी में ही स्टडी किया जाता है क्योंकि सोसाइटी के बाहर एथिक्स का कोई मतलब नहीं है। बट द सेकेंड वन इज़ मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मेथड क्या होता है कि बहुत सारे थिंकर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो ऑन्टोलॉजी से रिलेटेड जो आइडियाज़ थे, यानी मेटाफिजिकल उनके पोजीशंस थे या ऑन्टोलॉजिकल पोजीशंस थे, उसके आधार पे ही ह्यूमन बींग्स के आइडियल्स डिसाइड किए। जैसे कि प्लेटो हुए, एरिस्टोटल हो गए, प्लेटो, एरिस्टोटल, टी.एच. ग्रीन या हेगल की बात करें, ये सारे लोग ऐसे ही थे। तो हेगल भी आप देखेंगे अगर कि रियलिटी क्या है वो केवल एक है, और जितने भी स्पिरिट्स हैं आत्माएं, वो सब उसी के प्रतिरूप हैं। और ऐसे ही प्लेटो का वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एट्सेट्रा। तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ह्यूमन जो स्पिरिट है, मानव आत्मा जो है, उसको इम्परफेक्ट बताते हैं और परफेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए, उस परफेक्ट आइडियाज़ की तरफ जो कि गॉड हो सकता है या परफेक्ट आइडिया हो सकता है, उसकी तरफ बढ़ने को ही ह्यूमन बींग्स का लक्ष्य बताते हैं। तो अनसाइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मेथड्स ये सारे हैं। ऑल्दो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें और भी चीज़ें हैं। दूसरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे सिज्विक और मार्टिन्यू, इन दोनों लोगों ने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है थियरीज ऑफ एथिक्स में और मेथड्स ऑफ एथिक्स में। वो कहते हैं थियरीज और मेथड्स ऑफ एथिक्स एक ही हैं, और जैसे कि सिज्विक और मार्टिन्यू ऐसी बात करते हैं। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि जो मेथड है और जो उसका रिज़ल्ट है ना, थियरीज़, ये दोनों अलग हैं, उनमें अंतर होना चाहिए। और इसलिए हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंटली डिस्कस्ड है सिज्विक के आइडियाज से। हम सिज्विक को भी अलग से अभी पढ़ेंगे कि सिज्विक का मेथड्स ऑफ एथिक्स क्या था, उस पर भी अभी एक लेक्चर पे बात करेंगे। और ऑल्सो क्या यही दो थियरीज हैं, अनसाइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मेथड्स, या इनमें से कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।